लोकतंत्र बनता तो वोटों से है, लेकिन गणतंत्र की रक्षा के लिए हथियार जरूरी होते हैं। आपने गणतंत्र दिवस की परेड पर भारी भरकम टैंकों, तोपों और फाइटर जेट्स को देखा होगा, लेकिन आज हम आपको वो हल्के और नए हथियार दिखा रहे हैं जिनका इस्तेमाल इन्फेंट्री यानी पैदल सेना हर रोज आतंकवादियों, घुसपैठियों के खिलाफ करती है। हम आपको लेकर आए हैं इन्फेंट्री स्कूल, जहां क्वीन ऑफ द बैटलफील्ड कहलाने वाली इन्फेंट्री की ट्रेनिंग होती है। इन हथियारों को आपने आज से पहले इतने करीब से कभी नहीं देखा होगा। ये है गणतंत्र के रक्षक हथियार। भारतीय सेना की इन्फेंट्री यानी पैदल सेना को आपने कई बार गणतंत्र दिवस परेड पर शानदार वर्दियों में मार्च करते देखा होगा। इन्फेंट्री की अलग अलग रेजिमेंट्स बैंड की जंगी धुनों पर मार्च करती हैं तो सबसे ज्यादा आकर्षक लगती हैं। इन्फेंट्री की तादाद सेना में सबसे ज्यादा होती है और ये सबसे मुश्किल हालात में तैनात रहती हैं। इन्फेंट्री के सैनिक हर समय दुश्मन से मुकाबले के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो घुसपैठिया हो या आतंकवादी। भारतीय सेना कई दशकों से 2.5 मोर्चों पर लड़ाई कर रही है। पहला मोर्चा पाकिस्तान का, दूसरा चीन का और तीसरा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मोर्चा आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों का। फरवरी 2021 से चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम है, लेकिन आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयां लगातार जारी है। इन कार्रवाइयों के लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग, नई प्रैक्टिस और बहुत अच्छे आधुनिक हथियारों की जरूरत होती है। भारतीय सेना लंबे समय से कश्मीर और उत्तर पूर्व में आतंकवाद से जूझ रही है। यहाँ सैनिकों के सामने उस दुश्मन से निपटने की जिम्मेदारी होती है जो आम लोगों के बीच छिपा हुआ है। चुनौती आम लोगों को बचाते हुए आतंकवादियों को खत्म करने की होती है, इसलिए इसकी ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा मेहनत की जाती है। यहां सेना की एक टुकड़ी एक घर में छिपे आतंकवादियों से लोहा ले रही है। बाकी सैनिक देख रहे हैं ताकि अपने सबक हासिल कर सकें। इस तरह का अभ्यास बार बार घरों, स्कूलों, बाजारों और गांवों के मॉडल पर किया जाता है, जिससे असली मुकाबले के लिए मानसिक रूप से तैयार रहा जा सके। पाकिस्तान की तरफ से लगातार आतंकवादियों को भारतीय सीमा के अंदर धकेलने की कोशिश की जाती है, इसलिए भारतीय सेना हर समय नियंत्रण रेखा पर सतर्क रहती है। खराब मौसम, जंगल और पहाड़ निगरानी को मुश्किल बनाते हैं, तो नए इक्विपमेंट से काम आसान हो जाता है। किसी भी लड़ाई में हथियार जितने महत्वपूर्ण होते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण होता है सुनना और देखना, ताकि वक्त पड़ने पर हथियारों को सही इस्तेमाल किया जा सके। इंसान अपनी सुनने और देखने की ताकत को लगातार बढ़ाना चाहता है, इसलिए नई टेक्निक का इस्तेमाल करता है। फौज में कार्रवाइयाँ दिन रात, खराब मौसम, अच्छे मौसम हर वक्त चलती हैं। ऐसे में दिन और रात में देखने और सुनने की ताकत बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण होता है और उसके लिए नए इंस्ट्रूमेंट्स इंडक्ट किए गए हैं भारतीय सेना में। हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर बहुत काम आता है, पिछले कई सालों से इस्तेमाल हो रहा है। रात में अगर कोई भी घुसपैठ हो रही है, कोई दुश्मन का मूवमेंट है, तो उसको स्पॉट करते हैं, उसकी फीड जाती है। ये नए इक्विपमेंट है, इनमें क्या खास है? ये जो अभी आप अपने सामने देख रहे हैं, ये 3rd जनरेशन हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर है। इसका कंपैरिजन अगर हम पुराने HSTI के साथ में करते हैं, जो कि आपके सामने है, दोनों में क्या है, इसमें आपका GPS इनबिल्ट है। आप इससे रेंज फाइंड कर सकते हैं, जो कि इसमें LRF है, लेजर रेंज फाइंडर। उसके साथ साथ में इसमें आपको कलर आउटपुट भी मिलता है, जो कि हमारे पास पहले HSTI में नहीं था। यानी इससे आप दिन में भी, रात में भी कलर आउटपुट दोनों मोड में इसको देख सकते हैं, और आप इसका फीड एक मॉनिटर पे ले जाके भी देख सकते हैं, सो दैट एक से ज़्यादा आदमी एक बार में उस एरिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं। उससे क्या होगा, आपकी जितनी आँखें ज़्यादा टारगेट की तरफ देख रही हैं, सो आप जल्दी एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर यानी इंसान के शरीर की गर्मी से रात को उसको देखना, उसको स्पॉट करना कई सालों से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें कलर आउटपुट आता है
इसमें लेज़र के ज़रिए ये पता लगाया जा सकता है कि टारगेट कितनी दूरी पर है। ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट, ये टेलीस्कोप, इसमें नया क्या एडिशन किया गया है? ये स्पोटोस्कोप है। हमारे पास स्पोटोस्कोप पहले भी था। अब क्या था, हम स्पोटोस्कोप से सिर्फ देख सकते थे, मूवमेंट को देख सकते थे, हमें पता चल जाता था कि दुश्मन का क्या मूवमेंट हो रहा है। अभी इसकी हेल्प से हमने इसमें इंटीग्रेशन कर दिया है कैमरा का। सो अभी हम उस मूवमेंट को, उसका फ़ोटो भी खींच सकते हैं, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, एंड उस इनपुट को जो हम देख रहे हैं जो कि टारगेट पे, उसको हम एनालाइज कर सकते हैं बाद में भी। तो हमारे पास में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है, जो कि हमारे पास पहले नहीं था। डाटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फौज में बहुत तेजी से आ रहा है, और ख़ास तौर पर निगरानी और चौकसी के काम में उसमें मदद करेगा ये स्पॉटोस्कोप, जिसमें एक कैमरा है। दरअसल एक डाटाबेस तैयार होता है जिसमें जो भी दुश्मन के सैनिक हैं, घुसपैठिए हैं या आतंकवादी हैं, उन सब का एक डाटा तैयार हो जाता है। ये उसमें मदद करेगा, क्योंकि स्पॉट होने के साथ साथ फोटो खींचेगा और इसको बाद में किसी डाटा स्टोर में रखकर बाद में एनालिसिस किया जा सकता है। सबसे मज़ेदार चीज़, बहुत छोटा सा इक्विपमेंट है, लिसनिंग डिवाइस। इसके ज़रिए बहुत दूर तक की आवाज़ बहुत आसानी से सुनी जा सकती है। यानी रात के वक्त जब दिखाई नहीं दे रहा है या HSTI से सही खबर नहीं मिल रही है, उस वक्त भी एम्बुश में बैठा हुआ कोई भी सैनिक है, वो दूर तक की आवाज़, दूर तक की हलचल सुन सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है। बहुत आसान, और बहुत, मेरे ख्याल से ये हैंडलिंग में भी बहुत आसान होता होगा, लेकिन ये बहुत कारगर नज़र आ रहा है। कितना कारगर है, कितना ये रेंज घटा देता है, यानी सुनने की ताकत कितनी बढ़ा देता है? ये अलग अलग वेरिएशंस में आते हैं। सुनने की ताकत ये 5 से 10 गुना तक बढ़ा सकता है, और इसका रेंज होता है 150 से 200-250 फीट तक। अभी फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एम्बुश में जा रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे सामने का एरिया जो है वो क्लियर नहीं है और हमारी विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर उस एरिया में कोई भी मूवमेंट हो रही है, कोई भी आवाज़ हो रही है, तो हो सकता है कि हम अपने कानों से वो सुन नहीं पाए। इस डिवाइस को यूज़ करके उस आवाज़ का एनहेंसमेंट हो जाता है और हम उसको सुन पाते हैं। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत बार सारी पोस्ट ऐसी होती हैं कि जिनके सामने जंगल एरिया होता है और वो उसके पास जितना भी सर्विलेंस इक्विपमेंट है वो उसके कोई काम का नहीं है, बिकॉज वो अपने सामने कुछ भी नहीं देख पा रहा है। तो अगर इस डिवाइस का हम यूज़ करेंगे तो 200-300 फीट आगे अगर कोई भी मूवमेंट हो रही है तो हमें वो आवाज़ पता चल जाएगा और हमारे पास में रिएक्शन करने के लिए इतना एडवांस टाइम होगा। भारतीय सेना ज़्यादातर ऑपरेशन काउंटर इंसर्जेंसी कर रही है, यानी आतंकवाद के खिलाफ, और ऐसे में जम्मू कश्मीर के घने जंगलों, पहाड़ों, बर्फीली घाटियों में सुनने और देखने की ताकत बढ़ाना सबसे ज़रूरी होता है। ये सबसे नए इक्विपमेंट हैं जो सैनिकों की देखने और सुनने की ताकत बढ़ा रहे हैं। इन्फेंट्री की रफ्तार और हमला करने की घातक क्षमता ही उसे कारगर बनाती है। हथियार हल्के हों और असरदार हों। पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना को कई नए हथियार मिले हैं, जिन पर रेंज में लगातार अभ्यास से महारत हासिल की जाती है। भारतीय सेना को पिछले 2-3 साल में कई नए हथियार मिले। ये वो बेसिक हथियार हैं जिनका इस्तेमाल इन्फेंट्री यानी पैदल सेना हर रोज के ऑपरेशंस में करती है। भारतीय सेना करगिल के बाद से यानी लगभग 2 दशक से स्वदेशी इंसास राइफल का इस्तेमाल करती थी, 5.56 बोर की राइफल। भारतीय सेना को एक अच्छी असॉल्ट राइफल की तलाश थी। 2019 में 72,000 सिक्स और राइफल्स का ऑर्डर दिया गया और 2020 में उस ऑर्डर को बढ़ाया गया। अब भारतीय सेना के पास 72,000 पहले खरीदी गई, उसके बाद 72,400 दोबारा खरीदी गई सिक्स और राइफल्स हैं। इनका कैलिबर 7.62 है, यानी इंसास राइफल से थोड़ा ज़्यादा। इनकी क्या खासियत है और ये राइफल अभी पिछले 2 साल में जब से भारतीय सेना इस्तेमाल कर रही है, क्या यूज़र का रिएक्शन है? सिक्स और राइफल को अब आए हुए लगभग 2 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इसका रिएक्शन है? कैसी ये बेहतर है या क्या इसका रिएक्शन लग रहा है आपको पुरानी जो इंसास राइफल है उसके मुकाबले में? ऑलराइट, तो ये हमारी 7.62 mm सिक्स और असॉल्ट राइफल है जो कि हमने US से ली है, और ये पुरानी एग्जिस्टिंग राइफल जो हमारी इंसास थी उसको रिप्लेस कर रही है। अगर आप इसे देखें, ये काफ़ी मायनों में इंसास से चेंज है और एक नई न्यू जनरेशन वेपन है। सबसे पहले तो इसका कैलिबर बड़ा है, यानी इसकी रेंज बड़ी होगी। इसमें पिकेटिनी रेल है और उसके अलावा इसमें
ऑटो का भी ऑप्शन है जो कि इंसास में नहीं होता था, यानी इंसास एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 3 राउंड फायर कर सकती थी, ये ऑटो में जा सकती है, यानी AK सीरीज़ की राइफलों की तरह ये ऑटो में जा सकती है। कितने राउंड हैं इसमें और क्या रेंज का फ़र्क पड़ा इसमें? ऑलराइट, आपने बात की इसके राउंड में, तो अगर आप इसकी मैगजीन देखें जिसमें कि आराम से 20 राउंड हम फिल कर सकते हैं। 7.62 mm पहले इंसास से 5.56 बढ़ चुका है, जिससे कि जो इसका किलिंग इफेक्ट है 5.56 यूज़ होता था एनिमी को, दुश्मन को इनकैपेसिटेट करने के लिए, घायल करने के लिए, जबकि 7.62 से उसे एक गोली एक दुश्मन का मुद्दा हासिल किया जा सकता है। इसकी इफेक्टिव रेंज 500 मीटर है। आपने बात करी इसकी पिकाटनी रेल की, तो पिकाटनी रेल से हम किसी भी प्रकार की साइट, चाहे डे साइट हो चाहे नाइट साइट हो, किसी और वेपन में जो लगती है उसको भी इसी के ऊपर लगा के फायर कर सकते हैं। ये भारतीय सेना का नया हथियार जो कि लगभग 1.5 लाख की तादाद में भारतीय सेना में इंडक्ट हो चुका है। कुछ दिनों बाद भारतीय सेना इस्तेमाल करेगी AK-203 असॉल्ट राइफलें जो कि भारत में बनाई जाएंगी उत्तर प्रदेश में एक फैक्ट्री में भारत और रूस के सहयोग से, और उसका पहला बैच मार्च में आने की संभावना है। लेकिन अभी 6 और राइफल का जितना इस्तेमाल भारतीय सेना ने किया है उसके मुकाबले उनका जो रिएक्शन है वो ये है कि बहुत ही इफेक्टिव वेपन है और बहुत ही कारगर वेपन है। दूसरा, भारतीय सेना ने लाइट मशीन गन यानी हल्की मशीन गन जिसका इस्तेमाल इन्फेंट्री बहुत ज़्यादा करती है उनको खरीदने की तैयारी शुरू की, और एक नेगेव लाइट मशीन गन इजराइल से खरीदी गई। 16,000 की तादाद में ये खरीदी गई, और अब ये फ्रंट लाइन के जो ट्रुप्स हैं उनके पास नेगेव लाइट मशीन गन है। उससे पहले भारतीय सेना 5.56 कैलिबर की ही इंसास LMG का इस्तेमाल करती थी। ये नेगेव लाइट मशीन गन है हमारे सामने। मेजर राणा, इसको अगर हम कंपेयर करें अपनी इंसास की LMG से, क्या फ़र्क है इसमें? ज़्यादा बड़ा है ये तो हमें दिख रहा है, कैलिबर और रेंज में क्या फ़र्क पड़ा? ओके जी, अगर आप कैलिबर की बात करें तो इंसास LMG भी 5.56 थी, जबकि नेगेव 7.62 mm है। दूसरी बात, इसमें अगर आप देखें तो बाइपोर्ट दिया हुआ है, जिससे क्या है कि और स्टेबिलिटी मिल जाती है। जब फायरर दुश्मन को इंगेज करता है तो 1000 मीटर तक वो इफेक्टिवली अपने ऑटोमेटिक वेपन से इंगेज कर सकता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें असॉल्ट ड्रम है जिसमें 120 राउंड आते हैं, तो फायरर एक बार फायर करते समय 120 राउंड फायर कर सकता है। उसके अलावा ये इजी टू कैरी है, पोर्टेबल है, आराम से इसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी किया जा सकता है। आप देख सकते हैं पिकाटनी रेल इसके साइड में दी हुई है, तो इससे मैं कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जैसे कि IR टॉर्च हो गया उसको लगा के इसको और भी बेहतर बना सकता हूँ। लाइट मशीन गन के मामले में भी भारतीय सेना ने दोबारा उसी फिलॉसफी को फॉलो किया, यानी 5.56 के बदले 7.62 कैलिबर में गए। जब भी कैलिबर का अंक बढ़ता है तो उसको आप सीधे अर्थों में ये समझ सकते हैं कि उसकी मारक क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा, जो इंसास की लाइट मशीन गन उसमें 30 का राउंड लगता था, इसमें 120 राउंड एक बार में लगा सकते हैं, यानी 120 राउंड का एक बार अगर फिट किया तो 120 राउंड फायर करने के बाद ही आपको दोबारा उसको बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। रेंज भी बढ़ी। पिकेटनी रेल यानी जिसमें ज़्यादा अटैचमेंट लगाए जा सकते हैं रात में देखने के, या कोई टॉर्च लगाई जा सकती है, और या कि दूर देखने के लिए कोई टेलीस्कोप लगाया जा सकता है। स्नाइपिंग भी बहुत ज़रूरी होती है भारतीय किसी भी सेना के लिए। आपने अक्सर सुना होगा कि स्नाइपिंग की घटनाएं होती हैं जबकि दुश्मन के प्राइज टारगेट को यानी दुश्मन के किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को निशाना बनाया जाता है कि स्नाइपर राइफल से। भारतीय सेना लंबे अरसे से रूस में बनी ड्रैगनोव स्नाइपर राइफल इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब बहुत ही सीमित तादाद में सैको स्नाइपर राइफल खरीदी गई है फिनलैंड से, और इसका इस्तेमाल अब भारतीय सेना कर रही है। बहुत ही ज़बरदस्त ये हथियार है, दुनिया में अपने सबसे जो अच्छे हथियार हैं उनमें गिना जाता है। ये स्नाइपर राइफल ड्रैगनो जो पुरानी स्नाइपर राइफल से उससे कई जनरेशन आगे है। मेजर राणा, इसका जो मेक है और जो इसका नज़र आता है दूर से वो ड्रैगनो के मुकाबले बहुत ज़्यादा बेहतर, बहुत ज़्यादा बड़ा नज़र आता है। इसका जो कैलिबर है वो भी ड्रैगनो के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। 8.6 कैलिबर किसी भी स्नाइपर राइफल के लिए बहुत ज़्यादा होता है। चलाने में इसमें क्या फ़र्क है ड्रैगनोव में और इसमें? जी, आपने जैसे कहा कि ड्रैगनोव और साको को देखते ही डिफरेंस पता लगता है। ये फिनलैंड का बना हुआ हथियार है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है इन्फेंट्री बटालियन की तरफ से। इसमें भी अगर आप देखें तो आपको बाइपोर्ट दिया हुआ है। इसकी फ्री फ्लोटेड बैरल है। बेसिकली फ्री फ्लोटेड बैरल का मतलब है लंबी दूरी पर एक्यूरेसी के साथ हिट करना।
इसकी साइट को अगर आप देखें तो इसकी मैग्नीफिकेशन 5x to 25x है। तो एक फायरर आराम से 1200 से 1500 मीटर पर अच्छी और आराम से सिस्ट लेकर दुश्मन को बर्बाद कर सकता है। इसकी जो टेलीस्कोपिक साइट है, इसके अलावा और कौन सी साइट इसमें लगाई जा सकती है? पिकेटनी रेल इसमें भी मैं देख रहा हूँ कि 2 तरफ दी हुई है, इसमें क्या आप और अटैचमेंट कर सकते हैं? इसका स्टॉक जो है वो भी फोल्डेबल मुझे नज़र आ रहा है, इसकी और अटैचमेंट क्या है और इसके स्टॉक को फोल्ड करने से क्या फ़र्क पड़ जाता है? जी, इसका बट को आप एडजस्ट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों। तो कोई भी फायरर जो स्नाइपर को फायर कर रहा है वो अपने हिसाब से अपनी कंफर्टेबल होके इस वेपन का यूज़ कर सकता है। दूसरा, आपने कहा कि इसमें जो साइड में आपके अटैचमेंट के लिए जो अपनी पिकाटनी रेल दे रखी है उसमें कोई भी अटैचमेंट, जैसे कि मैंने नेगेव में बताया, IR साइट कोई आप लगा सकते हो, कोई और वेपन का कोई अटैचमेंट आपने लगानी है जिससे कि फायरर को फैसिलिटेट हो इजी एमिंग और फायरिंग में, वो आप लगा सकते हैं। रही बात इसकी साइट की, तो इसकी साइट बहुत ही बेहतर है, 5x से 25x का मैग्नीफिकेशन है, तो बहुत इजी है एक फायरर के लिए 1200 मीटर तक दुश्मन को एंगेज करना। एक लेमैन की ज़बान में जैसे हम कहते हैं कि इतनी दूर से हम एक सिक्का उड़ा सकते हैं या इस किस्म की, इस राइफल से कितनी दूरी से कितना छोटा निशाना लगाया जा सकता है? आप कह सकते हैं कि 1200 मीटर तक एक ह्यूमन टारगेट को आराम से मार गिराया जा सकता है। हेडशॉट या चेस्ट शॉट? हेडशॉट। स्नाइपर राइफल का असर अगर आपको देखना है तो बहुत सारी फिल्में पड़ी हुई हैं यूट्यूब में, आप देखिएगा, अमेरिकन स्नाइपर उनमें से सबसे ज़्यादा देखने लायक फिल्म है, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि दरअसल स्नाइपर्स करते क्या हैं। भारतीय सेना के पास ये जो नए हथियार आए हैं ये पिछले 1 से 2 साल में आए हैं। हौसले से लड़ाई जीती जाती है, लेकिन लड़ाई जीतने के लिए अच्छे हथियारों का होना भी बहुत ज़रूरी है। और अब भारतीय सेना की जो इन्फेंट्री है उसके पास दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे आधुनिक हथियार हैं, जिनका असर बहुत ज़बरदस्त है। निशाना लगाने में महारत हासिल करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। टैब के आकार का ये छोटा सा स्क्रीन काफी मददगार है और समय भी बचाता है। अब फायरर को हर बार जाकर अपने निशाने का मुआयना करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ टैब पर नजर आता है। भारतीय सेना के सिर्फ ऑपरेशंस में ही नहीं, ट्रेनिंग और दूसरे कामों में भी टेक्नोलॉजी आती जा रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता जाता है। यहाँ फायरिंग रेंज में पहले होता यह था कि फायरर एक बार फायर करता था और दोबारा वो अपने टारगेट को देखने जाता था कि बुलेट उसको लगी है कि नहीं लगी और कितनी सटीक लगी है, और इसमें बहुत सारा वक्त बर्बाद होता था। अब हर फायरर के पास एक टैबलेट है और उससे उसको पता लग जाता है कि निशाना उसका कैसा लगा। ये जो सिस्टम है इसको क्या कहते हैं और इससे आपका कितना समय बचा, फ़ायदा क्या हुआ आपको? जी, सबसे पहले गुड मॉर्निंग। ये सिस्टम, इसका नाम है फ्रास, यानी कि फायरिंग रेंज ऑटोमेटिक स्कोरिंग सिस्टम। जैसे कि अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि पहले क्या होता था कि एक फायरर अपनी फायरिंग पोजीशन से अपने वेपन को फायर करता था, टारगेट पे गोलियों के हिट को देखने के लिए हर बार उसे टारगेट एंड पर जाना होता था। तो जब इसकी हम बात करें 500 मीटर की रेंज पर, तो वो 500 मीटर का डिस्टेंस एक बार इस तरफ और एक बार इस तरफ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए अपनी फायरिंग को हमें कंडक्ट करना होता था। विद फ्रास कमिंग इन क्या फ़ायदा हुआ है हमें कि टारगेट का जो भी बुलेट का हिट है वो हमारे टैबलेट पर हमारे फायरर को सामने नज़र आ जाता है। साथ में कोच उसको वहीं पर कोच करके उनकी टाइमिंग्स रिड्यूस हो गई हैं। तो जो आप समझिए कि अगर 2 घंटे के फायरिंग स्लॉट में 4 फायरिंग डिटेल्स फायर कर सकती थी, तो वो 2.5 गुना मतलब 10 फायरिंग डिटेल्स अब हम फायर करा सकते हैं। तो ओवरऑल हमारी ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। कितने लोगों को हम एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ट्रेन कर पा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हमारे पास। सैनिकों को दुश्मन के टैंकों और तोपखाने से भी निपटना होता है। ऐसे में मोर्टार और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल काम आते हैं। इनकी ट्रेनिंग में भी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समय और कीमती गोला बारूद दोनों की बचत करता है। इन्फेंट्री यानी पैदल सेना दुश्मन को अपने हल्के हथियारों से इंगेज करती है, उनको तबाह करती है, लेकिन इन्फेंट्री को कई बार दुश्मन की पक्की मोर्चाबंदी से भी निपटना पड़ता है और उस समय काम आते हैं मोर्टार। ये एक 81 mm मोर्टार है जो कि 5 किलोमीटर दूर तक बहुत ही कारगर फायर करता है। इसमें जो इसके बॉम्ब्स होते हैं ये नाल से ऊपर से मजल फीड किए जाते हैं। इसका झटका यानी रिकॉयल इस प्लेट के जरिए ज़मीन में चला जाता है। निशाना बहुत अचूक होता है मोटार का। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए ये सिमुलेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जब कोई भी सैनिक
असली हथियारों पर काम करे तो उस समय वो पहले कुछ काम कर चुका हो और उसका हाथ साफ हो चुका हो। इन्फेंट्री के लिए सबसे बड़ा खतरा आगे बढ़ते हुए दुश्मन के टैंक्स होते हैं, और टैंक्स को निपटने के लिए इन्फेंट्री के पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स होती हैं। भारतीय सेना अभी तक मिलान और कॉन्कूर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अब भारत में ही विकसित नाग इन्फेंट्री में शामिल होने के लिए तैयार है। उसके परीक्षण पूरे हो चुके हैं और अब उसका प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। ये ATGM का एक सिमुलेटर है जिसके जरिए यहाँ क्लासरूम में बैठकर जो भी सैनिक है वो शुरुआती सबक सीख लेता है, ताकि उसके पास सिर्फ वहां पर जाकर हाथ साफ करने में आसानी रहे जब वो असली हथियारों पर काम करे। और देखिए ये किस तरह से काम करता है। दुश्मन का टैंक आगे बढ़ रहा है और यहाँ सिमुलेटर के जरिए उसको निशाने पर लाने की कोशिश की जा रही है, और ये सिमुलेटर ने फायर किया। दुश्मन का टैंक लगातार अपनी दिशा भी बदल रहा है और अपनी गति भी परिवर्तित कर रहा है, और उसको लगातार ATGM से निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। ये बिल्कुल परफेक्ट निशाना था, बिल्कुल सटीक निशाना, हिट शॉट, और दुश्मन का टैंक तबाह। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है, लेकिन अलग अलग मौसम में और हालात में काम करने का तजुर्बा जितना भारतीय सेना के पास है उतना किसी के पास नहीं। भारतीय सेना 21,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर पाकिस्तान के सामने सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात है, और हिमालय में चीन की सेना के सामने भी। आतंकवाद के साथ लगातार चलती लड़ाई इनके अलावा है, जहां हर समय भारतीय सेना मुकाबले के लिए तैयार है। सैनिक की चमचमाती हुई संगीन की सुरक्षा में ही फूल खिलते हैं, फसलें पनपती हैं, कला और संस्कृति फलते फूलते हैं, गणतंत्र सुरक्षित रहता है। और इस गणतंत्र की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना हर समय तैयार रहती है। अमर रहे हमारा ये गणतंत्र और हमेशा विजयी रहे भारतीय सेना। कृष्ण मोहन मिश्रा, ज़ी मीडिया, महू।